नमस्कार। आज बात करेंगे उस विषय पर कि कोई भी स्टार्टअप अपना रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन फंक्शन, प्लेसमेंट फंक्शन कैसे मैनेज कर सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से भी, और कैसे उसमें इंश्योर करें कि सबसे अच्छे और सबसे बढ़िया कैंडिडेट्स सिलेक्ट भी हो और लॉन्ग टर्म तक रिटेन भी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कोई भी स्टार्टअप अगर है तो उसको रिक्रूटमेंट करना है तो एक चीज पता होनी चाहिए कि जो भी जॉब्स के लिए आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो उसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे लिखे, वैसे उसकी बहुत सारी मेथड्स है और बहुत सारे साइंटिफिक तरीके भी हैं, और जॉब एनालिस्ट को भी आप हायर कर सकते हो प्रोफेशनल, पर जनरली किसी भी स्टार्टअप में एक एचआर डिपार्टमेंट भी नहीं होता है। और अगर आप किसी जॉब एनालिस्ट की या एचआर कंसल्टेंसी फर्म की सर्विसेज हायर करोगे तो शायद बजट भी इतना आपके पास ना हो। तो उसके कुछ प्रैक्टिकल रास्ते हैं। जैसे कि पहली चीज यह है कि अगर आप स्टार्टअप के फाउंडर हो या आपके जो सीनियर मैनेजर्स हैं, तो आप एक काम कीजिए कि आप जो जॉब के लिए, जिस पोस्ट के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, मुझे आशा है कि वो पोस्ट कहीं ना कहीं आपने भी वो जॉब किया होगा किसी और जगह पे। तो आप एक पेन और एक डायरी लिख लीजिए और उसमें लिखिए कि उस जॉब में आपने क्या क्या ड्यूटीज की थी, आपने कौन कौन से काम किए थे, कौन कौन से टास्क किए थे, उसका एक परफेक्ट लिस्ट बनाइए। फिर आप उसमें एक और भी चीज लिखिए कि आपकी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या थी, और एक तीसरा लिस्ट बनाइए कि उसमें आपको कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज या स्किल्स का यूज करना पड़ रहा था। तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी आपकी, कौन सी ड्यूटीज आपने परफॉर्म की, और किस टाइप की स्किल्स का आपने उसमें जो थे एक तरीके से इस्तेमाल किया था। उसके अलावा आप चाहो तो आप किसको रिपोर्ट कर रहे थे, किस लेवल पर, और कौन आपको रिपोर्ट कर रहा था, और जो वर्किंग कंडीशंस थे वो क्या थे। जैसे कि काम की जो जगह थी वहां पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, या काम की जगह थी वहां पर एक तरीके से क्यूबिकल्स थे और ऑफिस थे, या कैसा एनवायरनमेंट था, कैसा मतलब ऑफिस का एनवायरनमेंट था, कल्चर कैसा था, वो सभी चीज आपको 2-3 घंटे शांति से ऑनेस्टली लिखनी है। तो एक तरीके से ये आप जो जॉब दे रहे हैं उसका जॉब डिस्क्रिप्शन आपने खुद ने एक तरीके से बना लिया। उसके अलावा आप डेफिनेटली naukri.com या लिंक्डइन से भी अपने टाइप के जो स्टार्टअप दूसरे हैं या ऐसे थोड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन, मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन सिमिलर जॉब का भी आप ले सकते हो। पर आपको याद रखना होगा कि हर एक कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन अगर साइंटिफिकली तैयार हुआ है तो वो अलग अलग होगा, तो आप किसी का जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और उसको बनाने के लिए आपको इतना समय क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसका रीजन ये है कि कोई भी कैंडिडेट जब आपके यहां अप्लाई करेगा तो वो जानना चाहेगा कि काम क्या है, व्हाट आर दी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द जॉब, व्हाट आर दी क्वालिफिकेशंस और व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द जॉब, वर्किंग कंडीशंस कैसे हैं, उसके नीचे कोई काम करेगा कि नहीं, वो किसको रिपोर्ट करेगा, वगैरह वगैरह। तो आपको अगर जॉब प्रीव्यू देना है तो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन बड़ी ऑनेस्टली लिखा होना चाहिए। साइंटिफिकली लिखा ना हो तो चलेगा, पर ऑनेस्टी इज मोर इंपॉर्टेंट हियर देन द साइंटिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन। और उसके लिए आपको टाइम ऑनेस्टली अपना काफी टाइम इसमें निकालना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस या विकल्प नहीं है। फिर जब आपका जॉब डिस्क्रिप्शन रेडी हो जाए और आप जहां भी रिक्रूटमेंट करना हो, किसी कॉलेज के प्लेसमेंट सेल को आप अप्रोच कर रहे हो, तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन आप अपने प्री प्लेसमेंट टॉक में फ्रेशर्स को खास करके अगर प्री प्लेसमेंट टॉक में डिस्क्राइब कर रहे हो तो उसमें ओवर सेलिंग ना करें, किसी भी टाइप का हाइपोथेटिकल ऐसा कोई ड्रीम सेलिंग ना करें कि हमारी जॉब में ये है वो है, अच्छी अच्छी बातें ही है, जो है वो सही बताइए। इसके लिए एचआर में एक वर्ड है रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू, आरजेपी। जैसे कि एक कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का एक एचआर मैनेजर था, रीजनल एचआर मैनेजर, वो फ्रेशर्स के क्लास में आके उसने पहला ही वाक्य ये बोला, सेंटेंस ये कहा कि भाई मैं ना कोई ऑपरेशंस का जॉब देने वाला हूं, ना एचआर का जॉब देने वाला हूं, ना कोई एडमिन जॉब देने वाला हूं। आप लोगों के लिए मेरे पास सिर्फ इंश्योरेंस का हार्डकोर सेल्स का जॉब है, जिसमें टारगेट्स भी है, जिसमें गालियां भी खानी पड़ेगी और जिसमें बहुत सारा ट्रैवलिंग भी होगा।
और बहुत प्रेशर भी होगा। तो अगर आपको ये करना है और बहुत सारा पैसा कमाना है तो ही बैठिए, वरना आप क्लास से जा सकते हैं। तो 60 में से करीबन 50 बच्चे चले गए, पर जो 10 रह गए वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे। काफी स्टार्टअप के मैनेजर्स ये मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अप्लाई करें, वो बहुत जरूरी है रिक्रूटमेंट के लिए, और वो उसके लिए झूठ भी बोलते हैं। मेरे हिसाब से ये गलत टैक्टिक है। आपको वही कैंडिडेट्स आपको अट्रैक्ट करने चाहिए जो जेन्युइनली आपके लिए काम करने में इंटरेस्टेड हो। क्योंकि आपने जो अगर मैनिपुलेट किया है, झूठ बोला है, माफ कीजिएगा पर ये थोड़ा डायरेक्ट और हार्श वर्ड है, पर अगर आपने ओवर सेलिंग की है अपनी जॉब की तो वो कहीं ना कहीं रिवील हो ही जाएगी। नहीं हुआ तो जॉब में वो बच्चा आएगा तो उसको कल्चरल शॉक लगेगा, जोर का झटका धीरे से लगेगा, धीरे का झटका जोर से लगेगा और वो जॉब छोड़ देगा। तो उससे अच्छा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फिर आगे की अगर बात करें तो काफी लोग जो है वो रिक्रूटमेंट में, अगर आपके पास सीरीज आ गए उसके बाद टेस्टिंग कैसे करना है, तो उसके लिए काफी सारे टेस्ट होते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट है, बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो जो भी टेस्ट आप यूज करें, अब देखिए काफी टेस्ट ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आपको पुराने जो पेपर्स हैं वगैरह टीसीएस वगैरह के वो भी मिल जाएंगे गूगल से। तो अगर आप कोई यंग आईटी कंपनी है और आप सीधा टीसीएस का एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर यूज करेंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि टीसीएस ने अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू उसको वैलिडेट करवाया होगा, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी रिलायबिलिटी टेस्टिंग हुई होगी। देखिए वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई एप्टीट्यूड टेस्ट ले तो उसमें ये 2 प्रमाण होने ही चाहिए, 2 क्राइटेरिया तो उसके होने ही चाहिए मीट। वैलिडिटी मतलब आपका जो टेस्ट है वो क्या मेजर कर रहा है। इट इज सपोज टू बी मेजरिंग, इट शुड बी मेजरिंग व्हाट इट इज सपोज टू बी मेजरिंग। मतलब उसको वही चीज मेजर करनी चाहिए जो एक्चुअली जिसके लिए वो डिजाइन हुआ गया है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक टेस्ट लिया साइकोलॉजी का, जॉब सेटिस्फेक्शन का, पर एक्चुअली वो मेजर कर रहा है एम्प्लॉय एंगेजमेंट, तो वो जो मेजर कर रहा है वही चीज गलत है। आप तो जॉब सेटिस्फेक्शन का डेटा निकालने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वो मेजर कर रहा है एक तरीके से एम्प्लॉय एंगेजमेंट, तो वो नहीं चलेगा। आप मेजर करना चाहते हो आईक्यू, पर टेस्ट मेजर कर रहा है जो है इमोशनल क्वोशंट ईक्यू। ओके, तो ये वैलिडिटी नहीं हुई है, इनवैलिड टेस्ट हुआ। तो आप सबसे पहले तो ये आपको इंश्योर करना होगा कि जो टेस्ट आप ले रहे हो वो उसी स्किल्स को मेजर कर रहा है जो जॉब में चाहिए। दूसरी चीज है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी। मतलब अगर आपका टेस्ट आपने लिया 50 बच्चों पर और 50 में से आपने 10 बच्चों को सिलेक्ट किया और आगे जाके वो 10 में से 7-8 बच्चे जो है अच्छा परफॉर्म करते हैं रियल लाइफ में। दूसरे साल आपने वही टेस्ट लिया और 50 में से सिर्फ 2 ही बच्चे परफॉर्म करते हैं अच्छा। तीसरे साल आपने 50 बच्चों पर वो टेस्ट लिया और इस बार 15 बच्चे जो है अच्छा करते हैं। तो जी ये टेस्ट की जो रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी है वो अच्छी नहीं है। हर बार जो है वो सेम लेवल की ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। या तो अगर दूसरे तरीके से कहें तो अगर आप एक टेस्ट मेरे पे लेते हो और मेरा स्कोर अगर उसमें आज 50 में से 40 आता है, उसी टेस्ट को मैं या सेम लेवल की डिफिकल्टी को ऐसे ही टाइप के टेस्ट को मैं अगर 3 महीने के बाद दूं तो मेरा स्कोर 50 में से 38-42 के आसपास रहना चाहिए। फिर से अगर वही टेस्ट या उसी लेवल का डिफिकल्टी का टेस्ट लूं मैं 3 महीने अपियर हूं तो सेम स्कोर आना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हर बार करीबन उसी लेवल का रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, राहुल द्रविड़ को कंसिस्टेंट बैट्समैन क्यों कहते थे? तो क्योंकि हमको पता था कि वो जब तक क्रीज पर खड़ा है वो अपनी विकेट जो है वो बेच नहीं देगा, ऐसे थ्रो नहीं कर देगा। सो ही वॉज वेरी कंसिस्टेंट। तो यही आपका जो टेस्ट है उसमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों है चाहिए। वैलिडिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलायबिलिटी। अब आप ये समझिए कि ये जो टेस्ट है वो अगर आप बनवाने जाओगे तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा आपको। तो उसके लिए रेडीमेड इन्वेंटरीज अवेलेबल है। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप इसमें से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको रेडीमेड ऐसे टेस्ट मिल जाएंगे, तो उसमें से आप प्री वैलिडेटेड टेस्ट ले सकते हो और अपने किसी दोस्त या अगर आप हो सके तो रिश्तेदार या कोई प्रोफेशनल अगर नेटवर्किंग में आपको कम फीस में या फ्री में अगर वो आपको बोल सके कि इस टेस्ट की जो वैलिडिटी है वो ठीक से टेस्ट हुई है कि नहीं और वो मेजर्स क्या है, तो वो स्टैटिस्टिशियन अगर कोई है उस टाइप का या कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छा है तो वो आपको समझा सकता है। पर उसकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उसका अच्छा होना चाहिए, सिर्फ थियोरी आने से कुछ नहीं होगा। फाइन। अब आप बोलोगे ये तो बहुत मगजमारी है, पर इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आप
गलत कैंडिडेट को भी सिलेक्ट करोगे ऐसा भी नहीं होगा, और सही कैंडिडेट को रिजेक्ट करोगे ऐसा भी कम होगा। तो आपके जो टाइप 1 और टाइप 2 एरर है दोनों अवॉइड हो जाएंगे, और ओवरऑल लॉन्ग टर्म में जो आपके जो एम्प्लॉइज है वो अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। आप ऐसे कैंडिडेट्स को एंड अप करोगे सिलेक्ट करके, यू विल एंड अप सिलेक्टिंग दोज कैंडिडेट्स हु विल डेफिनेटली डू वेल होपफुली, एंड जो मतलब आपके साथ एक तरीके से शायद लॉन्ग टर्म तक काम भी करे। गारंटी कुछ नहीं है, पर ये प्रोसेस एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इसमें अब आपको यही काम करना है कि कॉस्ट कैसे बचाना है, तो खुद को ट्रेन करें, थोड़ा बहुत गूगल का इस्तेमाल करें, स्मार्टली कॉमन सेंस को यूज करें। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन आप खुद कैसे लिख सकते हो, कैसे आप naukri.com या लिंक्डइन से उसको उठा सकते हो, ये चीजें आपको यूज करनी है। यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आप यूज कर सकते हो, पर एक बात याद रखिए, एआई के रिजल्ट्स रिलायबल रहे ना रहे उसके बहुत इश्यूज रहते हैं। तो अगर आप एआई यूज कर रहे हो तो पेड वर्जन यूज करें। चैट जीपीटी का पेड वर्जन महीने का जो है, जिसका $20 का करीबन सब्सक्रिप्शन है, वो आप यूज कर सकते हो। उसके रिजल्ट्स काफी रिलायबल रहते हैं। काफी, मुझे इसका तो पता नहीं, पर दूसरे काफी सारे फील्ड्स में मैंने देखा है चैट जीपीटी। एक मेरे दोस्त का मेरे पास एक बार आया था एक दिन के लिए पेड वर्जन, तो उसमें काफी चीजें जो थी वो काफी, उसके जो रिलायबिलिटी थी वो काफी अच्छी थी। तो उसमें आपको एक लेवल की एक्यूरेसी मिलेगी, फिर भी आप उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट तो ना ही करें। अब क्या चीजें ना करें, अवॉइड क्या करें, तो पहली बात है जो मैंने ऑलरेडी बोला कि डोंट सेल ड्रीम्स। आप कैंडिडेट को जो भी सत्य है वो बता दीजिए। उसको ऐसा मत बोलिए कि भाई तेरे को आराम से ऑफिस में बैठ के काम करना है, कोई टारगेट क्या, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर टारगेट वाला जॉब है तो उसको बोलिए टारगेट अचीव करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, संडे को भी काम करना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो रात को भी काम करना पड़ेगा। जो भी मतलब है वो सत्य बता दीजिए। उससे जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड नहीं है वो अप्लाई नहीं करेंगे, और आपको जेन्युइनली ही अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे जो आपके लिए काम करने के लिए रेडी है। दूसरी बात है कि पैकेज में मैनिपुलेशन मत कीजिए। अब आप ऐसा लिख के दे देंगे कि अप टू 5 लाख बेस्ड इन द इंडस्ट्री एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, इसका कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन कम्युनिकेशन। आप जब किसी को रिक्रूट करते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, एक्सप्लिसिटली क्लियर बात करें। देन हाउ कैन यू मैनिपुलेट योर कम्युनिकेशन? तो पैकेज जो भी है, जितना भी आपका बजट है, उसको वहीं बताइए। अब आपको बजट, ये कैसे पैकेज डिजाइन करना है, कैसे खुद को आपको कम पैकेज में भी अच्छे कैंडिडेट लाने हैं, उसके लिए तो एक अलग से वीडियो हो सकता है। पर उसके अगर मैं शॉर्ट में स्ट्रेटेजी बोलूं तो आपकी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग अच्छी होनी चाहिए। मतलब कैंडिडेट्स, देखिए उसको पता ही है कि स्टार्टअप जो है वो पे अच्छा नहीं कर पाएगा, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसको ये बेसिक आइडिया तो है ही कि कोई स्टार्टअप है तो वो फाइनेंशियली इतना कैपेबल नहीं होगा कि अगर कोई छोटा सा आईटी स्टार्टअप है तो वो टीसीएस जितना पे कर पाएगा, वो थोड़ा मुश्किल ही है। तो एटलीस्ट आपका ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए, कैंडिडेट्स को पॉजिटिव वाइब्स आने चाहिए। और जैसे जैसे आप रिक्रूट करो, 1 साल 2 साल 3 साल, तो अगर आप अपने एम्प्लॉइज को ठीक से ट्रीट करते हो, अपने एम्प्लॉइज को ठीक से ट्रेन करते हो, तो एक तरीके से वही आपके जो है एम्बेसडर्स बन जाएंगे और वर्ड ऑफ माउथ अच्छा फैलेगा। दूसरा, आप रिक्रूटमेंट बहुत जगहों से मत कीजिए, ओवर डाइवर्सिफाई मत कीजिए। 2-3 बिजनेस स्कूल्स या एमबीए कॉलेजेस से रिक्रूट कीजिए या इंजीनियरिंग कॉलेजेस से रिक्रूट कीजिए, और जहां रिक्रूट कीजिए वहां पर आपका ब्रांड बहुत अच्छा होना चाहिए कि भाई ये कंपनी भले छोटी है पर स्टूडेंट्स वहां जाने के लिए मतलब लाइन लगाने चाहिए। एवरी बैच शुड बी वेटिंग फॉर यू कि आप कब रिक्रूट करोगे। तो उससे फायदा क्या होगा कि आपका जो वर्ड ऑफ माउथ उस पर्टिकुलर 2-3 कॉलेज में बड़ा अच्छा होगा, और आपको एक तरीके से टॉप ऑफ द माइंड रहना है। मतलब सबसे अच्छे से अच्छा स्टूडेंट को भी वही ड्रीम होना चाहिए कि वो आपके साथ काम करे। तो आपकी जो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग है वो एक तरीके से जो पोजीशनिंग बोलते हैं वो टॉप ऑफ द माइंड होनी चाहिए। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला हो गया तो वो टॉप ऑफ द माइंड है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है, एक आखिरी पॉइंट, कि आजकल ये इश्यू रहता है कि भाई जेन ज़ी जो है उसमें बच्चे बड़े जॉब फटाफट छोड़ देते हैं, कभी कभी ट्रेनिंग के बाद जॉब छोड़ देते हैं, बड़े तेज भागते हैं। और ये है तो है, जनरेशन जो है वो ओल्ड जो एचआर सिस्टम है उसमें फिट नहीं बैठता है। तो काफी कंपनीज बॉन्ड लिखवाती है, जो कि कंपनी और कैंडिडेट के बीच की बात है, उसमें सही गलत कुछ नहीं है। तो जो बॉन्ड है उसमें एक सिचुएशन यह भी है कि काफी स्टूडेंट्स बॉन्ड के लिए रेडी नहीं है, और कंपनीज क्या है कि बड़ा स्टबॉर्न स्टैंड ले लेती है, क्योंकि काफी जो स्टार्टअप के जो फाउंडर्स है वो भी बड़े यंग होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि नहीं स्टूडेंट्स तो हमको छोड़ के चले जाते हैं, हमारा नुकसान हो जाता है, तो हम तो इतना बॉन्ड रखेंगे ही, ये चेक लेंगे, ये करेंगे ही।
अब देखिए, इसमें आपको स्टूडेंट्स को काउंसिल करना पड़ेगा कि भाई आप बॉन्ड क्यों लिखवा रहे हो, उसकी जस्टिफिकेशन क्या है। प्री प्लेसमेंट टॉक में ही इसके बारे में, हाँ, कुछ कंपनीज की ये भी बड़ी खराब आदत है कि वो बॉन्ड की डिटेल्स पहले से शेयर नहीं करते, फिर इंटरव्यू के बाद बोलते हैं कि भाई अब इतना बॉन्ड होगा। ऐसा मत कीजिए। प्री प्लेसमेंट टॉक में जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं भी क्लियरली लिख दीजिए बॉन्ड की कंडीशंस क्या है, कितने का बॉन्ड है, और स्टूडेंट्स को काउंसिल कीजिए, उनको रीजंस दीजिए कि बॉन्ड इंपॉर्टेंट क्यों है। उनको बताइए कि आप जो खर्चा उनकी ट्रेनिंग पे करते हो वो आपकी जेब से करते हो, कंपनी के प्रॉफिट से हो जाता है, कंपनी उस ट्रेनिंग में से कुछ नहीं कमाती। तो जब तक वो ट्रेनिंग का खर्चा एटलीस्ट कंपनी को वापस ना मिल जाए, आरओआई ना मिल जाए, तब तक उनको रहना पड़ेगा। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहे हो 1 साल तक और जो आपका एम्प्लॉय है वो कुछ कमा नहीं रहा है, सिर्फ सीख रहा है, तो वो तो आपका खर्चा हुआ ना ट्रेनिंग पे। तो 3 साल का बॉन्ड रहेगा ही कि जब तक वो कमा के ना दे, पर वो चीज आपको उसको समझानी पड़ेगी। तो वहां पर आप थोड़ा हार्ड स्टैंड ना लें, थोड़ा जो है काउंसलिंग में जाइए। आप कॉलेज के प्लेसमेंट सॉल्व कभी आप चाहो तो वहां टेक्निकली इन्वॉल्व कर सकते हो। तो ओवरऑल एक बात आपको यही याद रखनी है कि जो स्टार्टअप्स है उनके लिए रिक्रूटमेंट एक बड़ी मगजमारी वाले काम है, क्योंकि अच्छे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना, रिटेन करना बहुत मुश्किल है, बजट टाइट होता है, सिस्टम्स नहीं होते हैं। तो अगर आप ऑनेस्टली और प्रोफेशनली इसको प्रैक्टिकली हैंडल करोगे, थोड़ा सा इसमें आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, थोड़ी अपनी जो बोलते हैं ना कि थोड़ी टैक्टिक्स सही रखोगे, तो आप अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स को डेफिनेटली नहीं सिलेक्ट कर पाओगे। पर 5-7 साल तक मैंने देखा है कई स्टार्टअप्स को जो रिटेन कर पाते हैं। मतलब इस लेवल तक के स्टार्टअप मैंने अपनी लाइफ में देखे कि जहां का एक एम्प्लॉय खुद एक कंपनी स्टार्ट कर रहा है, फिर भी जॉब छोड़ने को तैयार नहीं, और कंपनी का प्रमोटर बोलता है कि तेरे को जॉब तू चालू रख और तेरा स्टार्टअप भी स्टार्ट कर। इस लेवल के रिलेशंस भी मैंने देखे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, ये जनरेशन जेड है, जेनजी ऐसा है, ये नहीं होता है, एम्प्लॉयज ऐसा कुछ नहीं है। टैलेंट अवेलेबल है, ओके, ताली दोनों हाथों से बजती है। एटलीस्ट आप अपने हाथ का तो ख्याल रख सकते हो, तो कैंडिडेट तो अपना हाथ देगा ही। फाइन। तो ओवरऑल ये मेरा एक थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया था, पर आई होप इसमें जो स्टार्टअप के ओनर्स है, खास करके जो यंग स्टार्टअप्स है, उनको कुछ माहिती मिली होगी कि कैसे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन फंक्शन को मैनेज किया जाए कम कॉस्ट में, इन अ स्ट्रेटेजिक वे एंड with reliability and consistency. Thank you very much.